नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौर। पेश है 12 अगस्त शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मणिपुर पर हम संसद में शुरू से चर्चा करने के पक्ष में थे। विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते थे। वे अविश्वास प्रस्ताव लाए और फिर वोटिंग से भाग गए। विपक्ष ने मणिपुर के साथ धोखा किया। मोदी ने यह बात पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कही। पीएम ने बंगाल और मणिपुर पर विपक्ष के रवैये और अपने 9 साल के कार्यकाल पर भी बात की। पीएम ने संसद सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये पर कहा कि विपक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव पर सिर्फ आरोप लगा रहे थे, बिना लॉजिक कुछ बात कर रहे थे। देश में इन दिनों टमाटर की खासी चर्चा बनी हुई है। पिछले 1 महीने के बाद कई शहरों में अब टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई है। जो टमाटर 200 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गया था, उसके दाम शुक्रवार को धौलपुर मंडी में 80 रुपए प्रति किलो पर थे। भावों में आई नरमी से अब मंडी में हर सब्जी की दुकान में टमाटर दिखाई देने लगा है और उधर रसोई में फिर से टमाटर ने एंट्री मार दी है। अभी तक लोग टमाटर से पूरी तरह से दूरी बनाए हुए थे। बारिश के चलते टमाटर की फसल को खासा नुकसान पहुंचने पर टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच गए थे। राजस्थान भाजपा इस बार हर सीट का फीडबैक लेने के लिए अलग अलग प्रयोग कर रही है। सर्वे तो चल ही रहे हैं और साथ ही बड़े नेताओं को भी जिलेवार फीडबैक लेने के लिए भेजा जा रहा है। अब पार्टी ने एक और नया प्रयोग करने का निर्णय किया है। इसके तहत अगला जो फीडबैक लिया जाएगा वह प्रदेश के नहीं बल्कि अन्य राज्यों के विधायक लेंगे। ये विधायक यह फीडबैक आलाकमान को देंगे। पार्टी से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों के 200 भाजपा विधायकों की सूची केंद्रीय स्तर पर तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि ये विधायक 19 या 20 अगस्त को जयपुर आ सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत झुंझुनू जिले में गौशाला स्तर पर गोबर धन परियोजना स्थापित की जाएगी। इसके तहत गौशाला में बायोगैस प्लांट के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जिले में गोबर धन योजना को क्रियान्वित करने के लिए अभी एक ऐसी प्रतिष्ठित गौशाला जो इस योजना के लिए इच्छुक है और इसमें पर्याप्त संख्या में पशुधन और गौशाला की स्वयं के स्वामित्व की पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो, उसका चयन किया जाएगा और साथ ही गौशाला का गोपालन विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है। दिल्ली सेवा विधेयक संसद से पास होने के बाद अब कानून भी बन गया है। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून 2023 को लागू भी कर दिया है। इस कानून को 19 मई से ही लागू माना जाएगा। इससे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किनारे करने के लिए अध्यादेश लाई थी। इस कानून के लागू होने के बाद अब दिल्ली सरकार के प्रशासन में बदलाव नजर आएगा और वहीं विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भी दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी। महिलाओं की सुरक्षा एवं घरेलू हिंसा को रोकने के लिए राजस्थान के 205 पुलिस थानों में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिला सुरक्षा व सहायता केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों के स्थापित होने से महिलाओं को घरेलू विवाद होने पर जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक मैरीगंटन सोनी ने बताया कि टोंक जिले में 5 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सहायक निदेशक ने बताया कि वर्तमान में जिला मुख्यालय के महिला थाने में एक ही महिला सुरक्षा व सहायता केंद्र संचालित हो रहा है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में अब राजस्थान सरकार ने व्यापारियों को भी जन आधार वॉलेट से जोड़ दिया है। अब मोबाइल व सिम देने वाली फर्मों को सरकारी ई वॉलेट में ही भुगतान मिल रहा है। संभवतः राजस्थान ऐसा पहला राज्य हो सकता है जहां सरकार ने ई वॉलेट से व्यापारियों को जोड़ा हो। करौली के मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक मोबाइल वितरण शुरू नहीं हुआ। अब तक मोबाइल हैंडसेट व सिम कंपनियां निजी कंपनियों के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन भुगतान ले रहे थे, लेकिन सरकार ने मोबाइल व्यापारियों के लिए भी सरकारी ई वॉलेट यानी कि जन आधार ई वॉलेट जरूरी कर दिया। राजस्थान के हजारों टीचर्स और प्रबोधकों को नियुक्ति के बाद प्रोबेशन पीरियड में तय वेतन से ज्यादा भुगतान किया गया। करोड़ों रुपए की ये राशि टीचर्स के खातों में जमा हो गई।
उन्होंने उपयोग में भी ले ली, लेकिन अब शिक्षा विभाग वसूली की तैयारी कर रहा है। मामला वर्ष 2006, 2008 और 2013 की शिक्षक भर्ती और 2008 की प्रबोधक भर्ती से जुड़ा हुआ है। फिलहाल विभाग ने ये गणना करवा रहा है कि कितने टीचर्स को तय वेतन से अधिक भुगतान कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय के उप निदेशक ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि इन वर्षों में ग्रेड 3 टीचर्स और प्रबोधकों की भर्ती के बाद कितने टीचर्स को तय राशि से अधिक भुगतान किया गया और उनकी वसूली के लिए क्या प्लान है। जयपुर में रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक ओपीडी शुरू हो गई है। आयुर्वेदिक ओपीडी का शुभारंभ उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने किया। सेंट्रल हॉस्पिटल जयपुर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के बीच रूह साइन किया गया है। इसके तहत अब रेलवे के लाभार्थियों को निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन राशि किरण ने बताया कि सेंट्रल हॉस्पिटल जयपुर में आयुर्वेदिक ओपीडी की सुविधा शुरू होने से यह हॉस्पिटल भारतीय रेलवे के अस्पतालों में समग्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने वाला पहला चिकित्सालय हो गया है। राजस्थान में मॉनसून पर ब्रेक अभी जारी है। पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण औसत बारिश का रिकॉर्ड भी लगातार कम हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 16 अगस्त तक राज्य में फिलहाल कोई नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। हालांकि वेरुटन विंड के कारण राज्य में तापमान कंट्रोल है। उमस लगभग खत्म हो गई है। गुजरात पाकिस्तान सीमा के पास सिरोही के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सिस्टम के असर के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। राजधानी जयपुर के परकोटे में आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए यातायात व्यवस्था में कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। इसे लेकर जयपुर ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों ने नया रोड मैप तैयार किया है। हाल ही में जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से मुलाकात कर अपनी परेशानियों से उन्हें अवगत कराया था, जिसके बाद जयपुर पुलिस ने व्यापारियों की समस्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव की पहल करने का प्लान तैयार किया है। परकोटे में वाहनों की पार्किंग को लेकर नई व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए जेडीए और नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक होगी। हनुमानगढ़ में इस बार बुजुर्ग लोगों को मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक नहीं आना पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। यानी बुजुर्ग लोग अब बिना लाठी के सहारे ही वोटिंग करके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेंगे। इससे बुजुर्ग मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बुजुर्ग लोगों के साथ ही शारीरिक रूप से असक्षम लोग भी होम वोटिंग की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने 2019 में जो तबाही मचाई उसने किसानों की आंखों में आंसू ला दिए थे। जैसलमेर से 150 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ कस्बे में टिड्डियों का एक बड़ा दल 150 हेक्टेयर खेतों में डेरा डाले बैठा है। हालांकि ये अभी अंडों से निकले ही हैं, लेकिन तेजी से इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। फिलहाल टिड्डी नियंत्रण दल के अधिकारी इसे कंट्रोल करने का दावा कर रहे हैं। अजमेर में भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत मूलभूत सुविधाओं को लेकर पूर्व मंत्री व विधायक अनीता भदेल सहित क्षेत्रवासी सड़क पर बैठ गए। महिला पुरुषों ने समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर रास्ता भी जाम किया। इस दौरान बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है जैसे नारे भी लगाए। अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। इस दौरान जाम में उलझे लोगों की विरोध कर रहे लोगों से झड़प भी हुई। पूर्व मंत्री व विधायक अनीता भदेला के नेतृत्व में वार्ड के लोगों ने राजा साइकिल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और जाम लगाया। अजमेर नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर सीता वर्मा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि न्यायालय संपदा अधिकारी नगर निगम अजमेर द्वारा इंडोर स्टेडियम समिति को नगर निगम की संपत्ति पर अनाधिकृत उपभोगकर्ता घोषित करने का निर्णय दिया गया। संपदा अधिकारी के निर्णय की पालना में उपायुक्त ने जिला कलेक्टर व अध्यक्ष इंडोर स्टेडियम समिति को अतिक्रमित जमीन का कब्जा दिलाने का अनुरोध किया। इस पर जिला कलेक्टर की ओर से सचिव इंडोर स्टेडियम समिति को चल अचल संपत्ति का कब्जा नगर निगम अजमेर को संभलवाने के आदेश दिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।